70 बीपीएससी घटना चक्र 2024 मेडाइबल हिस्ट्री के सभी प्रश्नों को इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी पीटी 2024 यानी कि 70वीं बीपीएससी पीटी 2024 के लिए जो नया वाला घटना चक्र का बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक, 69th बीपीएससी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। और आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी 2024 घटना चक्र बुक से हम लोग जो है मेडाइबल हिस्ट्री का, मध्यकालीन इतिहास का, मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में, एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। कल मैंने आपको 70 बीपीएससी घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 कराया हुआ है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को 2 पार्ट में कवर करेंगे, तो पार्ट 1 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा उसको तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी जो है प्रश्न प्रीवियस ईयर से रिपीट करता है, इसीलिए ये घटना चक्र का बुक जो है 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सारे सब्जेक्ट मैं आपको कवर करवा दूंगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 70 बीपीएससी 2024 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी 2024 के लिए घटना चक्र बुक से मेडाइबल हिस्ट्री के मध्यकालीन भारत की इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में यानी कि एक ही सेशन में आज कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और देखिए, बीपीएससी में जो है प्रश्न प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं, इसीलिए यह सेशन इम्पॉर्टेंट है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है किस वर्ष बीपीएससी में पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया है और फिर से ये 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा। और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को पता भी होगा। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो फ्रेंड्स ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, जो कि महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है। देखिए, भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी, कहाँ का, तो बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, नाम याद रखिएगा, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में इसको खरीदा था और काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण से वह कुरान ख्वां के नाम से, ठीक है ना, जिस कारण से यह कुरान ख्वां के नाम से जो है प्रसिद्ध हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ कि वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया और गोरी ने इसे अमीर ए आखूर के पद पर पदोन्नत कर दिया। किस पद पर, तो अमीर ए आखूर, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको सहूलियत हो। अमीर ए आखूर के पद पर इसको जो है पदोन्नत कर दिया और यहीं से जो है इसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। वह लाहौर से ही शासन करता था। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों के द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंच करके शासन सत्ता अपने हाथ में लिया और उसने अपना राज्याभिषेक गोरी की मृत्यु के 3 महीने के बाद 1206 में करवाया था। ठीक है ना। चलिए, तो गुलाम वंश का प्रथम शासक जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने ढेर सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे।
अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी। तो फ्रेंड्स देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, ठीक है ना, लाहौर थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये मस्जिद था, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। और देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, जिसको कि इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, लाखों का दान देने वाला, ठीक है ना। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। कुरान खां के नाम से जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, और इससे पहले मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 कराया हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री में 600 से अधिक प्रश्न है, पार्ट 1 में हमने 300 से अधिक प्रश्नों को किया है, और नेक्स्ट पार्ट 2 में पूरे 600 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी और साइंस वाले सेक्शन में बायोलॉजी और मैंने आपको फिजिक्स करवाया हुआ है। प्राचीन भारत का इतिहास भी मैंने आपको करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखिए, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो अभी मैंने बताया था कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था। बताइए, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये जो है प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। चलिए, तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर हो जाएगा, गुलाम वंश का संस्थापक है ये। इसके बारे में हमने पहले ही प्रश्न में पूरे डिटेल में आपको बताया भी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बताइए। देखिए, मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य में बिहार की विजय किया और नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। तो अगर पूछा जाए आपसे कि नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस किसने किया था, तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने, और उसने राजधानी उदंतपुरी पर भी कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया और उस समय वहाँ के शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नादिया में प्रवेश कर ली और बुरी तरह से वहाँ पर लूटपाट मचाया था। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सिंह ने भाग करके दक्षिण बंगाल में शरण ले लिया और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा, ठीक है ना। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन किया हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि तबकात ए नासरी किसकी रचना है, तो मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है, मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर बख्तियार खिलजी हो जाएगा। पूरे डिटेल में मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो मिल गया ना प्रश्न। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ध्यानपूर्वक डिस्कशन को सुनते चलिएगा। तबकात ए नासिरी से, और यह तबकात ए नासिरी किसकी रचना है, मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है, ठीक है ना, मिनहाजुद्दीन सिराज, ठीक है, तबकात ए नासिरी, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। ये भी प्रश्न आ गया, बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है ना। नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर दिया था और जो राजधानी थी उदंतपुरी वहाँ पर कब्जा कर लिया था बख्तियार खिलजी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका है इब्न बख्तियार खिलजी, ठीक है ना, इब्न बख्तियार खिलजी, क्लियर। चलिए बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, बताइए कौन है वो, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इल्तुतमिश है, ठीक है ना, इल्तुतमिश है, ध्यान रखिएगा।
और इल्तुतमिश ने 1229 में बगदाद के खलीफा से जो है इसने खिल्लत प्रदान किया था। खिल्लत यहाँ मैं लिख देता हूँ, खिल्लत प्रदान किया था मतलब प्राप्त किया था। इल्तुतमिश के काल में 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान किया था और अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का एक बड़ा भाग बन गया। तो ये इल्तुतमिश यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। देखिए बिहार से भी संबंधित प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये मलिक जानी था, ठीक है ना। किसको? मलिक जानी को, ध्यान रखिएगा। मलिक जानी ने इल्तुतमिश ने जो एवज था, एवज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलवन के बारे में यह शब्द किसने कहा है? बलवन के बारे में यह शब्द जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। बलवन के बारे में जियाउद्दीन बर्नी ने यह कहा है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे, ठीक है ना। और देखिए बलवन दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गुलाम वंश का एक शासक था और बलवन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। आगे भी इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत के एकीकरण के बाद, देखिए भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? तो फ्रेंड्स ये अकबर के बारे में इन्होंने लिखा है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व एवं पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। तो ये अकबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखा है? आप देख सकते हैं ये बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 का प्रश्न है। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखे हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यह शब्द हैं एल श्रीवास्तव के, ठीक है ना। एल श्रीवास्तव के, ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के, देखिए शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप, ठीक है ना, इसको राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था। तो यह शासक कौन था? तो फ्रेंड्स यह शासक था बलवन, ठीक है ना। बलवन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था और इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियामत खुदाई, ठीक है ना, नियामत खुदाई, और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिसे जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये बलवन हो जाएगा। चलिए किस सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो मैंने अभी बताया था कि रक्त और लौह की नीति अपनाया था बलवन ने, ठीक है ना। बलवन राइट आंसर हो जाएगा। नियामत खुदाई की उपाधि इसने धारण किया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। नियामत खुदाई, ठीक है ना। तो ये बलवन हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो फ्रेंड्स ये बलवन के काल में विद्रोह किया था और यह विद्रोह बंगाल में अमीन खान की नियुक्ति, ठीक है ना, अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। बाद में यानी कि कालांतर में बलवन के बंगाल जो अभियान था उससे डर करके तुगरिल खान भाग गया था। तो यह आपका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बलवन, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी का यह कथन है, ध्यान रखिएगा, और यह किस सुल्तान के लिए बर्नी ने कहा है? तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जब उसने किंगशिप यानी कि राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह कथन किसका है? तो यह बर्नी का है। और यह कथन किस सुल्तान के लिए बर्नी ने कहा है? तो फ्रेंड्स यह कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था, ठीक है ना।
और इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता है। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? खलीफा की शक्ति का विरोध इसमें से किसने किया था? देखिए राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए अगर विकल्प की बात करते हैं तो किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया था इसमें से। ठीक है ना, जो ऑप्शन में दिया गया है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, किसी ने भी नहीं किया था। परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने खलीफा से मान्यता प्राप्त किया था और जिस पर आक्रमण करके इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी ऐसा था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि लिया था। इस तरह से उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। तो यहाँ पर होना चाहिए था आपका मुबारक खिलजी। ठीक है ना, यहाँ पर होना चाहिए था मुबारक खिलजी। ठीक है ना। और अभी मैंने एक पॉइंट भी बताया था कि जिस पर आक्रमण करके, ठीक है ना, बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त किया था, जिस पर आक्रमण करके इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का भी विरोध किया था। तो इस ऑप्शन से अगर हम जाएंगे तो इल्तुतमिश यहाँ पर आंसर होगा। और इससे भी अगर ऑप्शन में नाम रहे मुबारक खिलजी तो मुबारक खिलजी बेटर आंसर होगा इसका। ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो फ्रेंड्स ये जफर खां था। जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है ना, जो अपने समय का सबसे श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर जफर खां राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए, और साथ ही वह 10 लाख दिनार का वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। तो यहाँ पर शेर खान राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 68वीं बीपीएससी का ये प्रश्न है। चलिए देखिए, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? यानी कि रानी पद्मिनी का पति का नाम। तो फ्रेंड्स ये राणा रतन सिंह थे। ठीक है ना। और पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। पद्मावत किनकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ राणा रतन सिंह हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे। ठीक है ना, रामचंद्र देव थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र देव। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करते हैं तो 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर के उससे प्रतिवर्ष एलिचपुर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था। फिर बाद में क्या हुआ? 1305 ईस्वी में, 1305 ईस्वी या 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा था रामचंद्र देव ने। ठीक है ना। तो क्या हुआ था कि ये नाराज़ हो गया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नाराज़ हो गया। ठीक है ना, जिसके कारण 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, और रामचंद्र देव जो थे युद्ध में पराजित हुए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। देखिए, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? बताइए, किस सुल्तान के काल में? तो फ्रेंड्स ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। खालिसा भूमि अत्यधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क देखिए इस तरह से मिल्क का मतलब है राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, पेंशन, ये सब, तथा बफ, यह धर्मार्थ के लिए प्राप्त हुई भूमि
आदि के रूप में मिली थी, उसको सब ले लिया ये। फलतः खालिसा भूमि अधिक इसी के समय में विकसित हुई। चले, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाज़ा सीरी का किला, ठीक है ना, याद रखिएगा। और अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, और सीरी का किला इसी ने बनवाया था। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण जो है यह किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण हुआ था, और सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब, यह मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, हक ए सर्ब, हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर, सिंचाई टैक्स लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, ठीक है। और उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, वे अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को उनको देना पड़ता था। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा जो था ना, ये क्या था? तो फ्रेंड्स, ये एक खैराती अस्पताल था, ठीक है ना, खैराती अस्पताल था। और राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए खैराती अस्पताल हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये फिरोज तुगलक था, ठीक है ना, फिरोज तुगलक था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फिरोज तुगलक था। चलिए, फिरोज तुगलक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम किसके समय में थे? तो फिरोज तुगलक को दासों का बड़ा ही शौक था, और उसके समय दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। और उसकी देखभाल के लिए एक अलग विभाग था जिसको कि दीवाने बंदगान कहा जाता था। जिसको क्या कहा जाता था? दीवान ए बंदगान, ठीक है ना। तो दीवाने बंदगान था, और ध्यान रखिएगा पूछा जाता है दीवाने बंदगान का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। और उसने जो है फिरोज शाह तुगलक ने उन दासों की शिक्षा का भी पूर्ण ध्यान रखा था। मतलब ये जो दीवाने बंदगान था, वहाँ पर दासों की शिक्षा का भी ध्यान रखा जाता था, ठीक है। तो फिरोज तुगलक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। तो फ्रेंड्स, यह फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बागवान लगाए थे, और अलाउद्दीन के 3 पुराने बागों को फिर से इसने लगवाया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये जो अब्दुल रज्जाक था ना, ये किसके समय में आया था? देवराय द्वितीय के समय में, ठीक है ना, याद रखिएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था, ठीक है। और उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन, या इसको मजम उल बहरीन, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मजम उल बहरीन, ठीक है ना, मजम उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का इसने वर्णन किया है। चलिए, देखिए, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये सैयद वंश का स्थापना हुआ था, ठीक है ना, सैयद वंश का, याद रखिएगा, सैयद वंश। खिज्र खान ने इसको पराजित किया था, दौलत खान को, ठीक है। और वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार करके एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली थी। तो यहाँ पर सैयद वंश राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, हुआ था क्या कि तैमूर ने 1398 में जो है तुगलक शासन को कमज़ोर कर दिया था, और 1412 में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि तुगलक वंश का अंत हो गया। और फिर 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुन लिया। फिर क्या हुआ कि दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां था, खिज्र खां ने उसको पराजित कर दिया था, ठीक है ना। तो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है? तो फ्रेंड्स, सिकंदर लोदी ने, ठीक है ना, सिकंदर लोदी ने, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सिकंदर लोदी राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के,
तो ये आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो थे ये हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। 1336 में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। राजधानी इन्होंने हम्पी को बनाया था, ठीक है ना, हम्पी को बनाया था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। विजयनगर के पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो फ्रेंड्स ये हरिहर द्वितीय था, ठीक है ना। 1377 में बुक्का की मृत्यु, जो बुक्का था, ठीक है ना, बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा और उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसी ने जो है बहमनियों से गोवा छीना था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिहर द्वितीय। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध, तो गोलकुंडा का युद्ध जो है गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुली कुतुब शाह। और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना किया था कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता, तो फ्रेंड्स ये आपका भू राजस्व था, ठीक है ना, भू राजस्व था, भू राजस्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलता है? तो अभी मैंने बताया था राजधानी इसकी हम्पी थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे, और हम्पी वर्तमान में कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है। चलिए और विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है, और हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में भी सम्मिलित है, ये भी आप जानते हैं। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था, दीवाने अर्ज जो था यह विभाग संबंधित था। अच्छा, बलवन ने इसकी स्थापना किया था इस विभाग की, और यह एक सैन्य विभाग था, ठीक है ना। तो सैन्य विभाग था यानी कि रक्षा विभाग से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की राजधानी, तो शिवाजी की राजधानी जो थी ये रायगढ़ थी। रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था, 1674 याद रखिएगा। इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण किया था, और फिर रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। तो रायगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक, तो बहमनी राज्य का संस्थापक जो था फ्रेंड्स ये कौन था? तो ये था आपका हसन गंगू, और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि इसने धारण किया था, अलाउद्दीन हसन, ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, क्लियर। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा, तो मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रणाली से संबंधित थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यह मराठा भू राजस्व प्रथा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित करता है? भूमि उत्पाद पर, भूमि उत्पाद पर, ठीक है। तो देखिए खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर थे। खराज, उस्र और मुक्तई, यानी कि 1, 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 4, ठीक है ना। ये भूमि पर लगने वाले कर थे। जबकि यहाँ पर आप खम्स देख रहे हैं, खम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, यह एक तरह का लूट का धन था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? बताइए। तो फ्रेंड्स ये कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए, और उसने उपज का 50% यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा राजस्व यानी कि 50% जो है भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, ठीक है ना। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया, तो ये सोहरावर्दी संप्रदाय के थे, ठीक है ना। ये सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। भारतवर्ष में सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? बताइए।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो इस्लाम शाह जो था, इस्लाम शाह, देखिए ये शेर शाह का पुत्र था और इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में 8 वर्षों तक शासन किया था और उसकी मृत्यु 1553 में हुई थी। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था और संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की प्रणाली प्रचलित थी, तभी तो उसका जो बेटा था इस्लाम शाह, इसने भी यह प्रथा चलाई थी और इसीलिए शायद जो बीपीएससी ने है इसका आंसर ई माना है 1 से अधिक, ठीक है ना। चलिए देखिएगा कि जवाबित का संबंध किससे था। जवाबित जो था ना, इसका संबंध क्या था, तो जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था, राज्य कानून से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी, जीतल किन धातुओं के थे, बताइए। राइट आंसर क्या, देखिए सल्तनत काल का जो टंका था ये चांदी एवं जीतल तांबे का बना था, ठीक है ना। वे दोनों सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा प्रचलित किए गए थे और ससगनी भी चांदी का सिक्का था। तो देखिए टंका हो गया आपका चांदी, ठीक है ना, टंका हो गया आपका चांदी और जीतल हो गया तांबा, ठीक है ना, जीतल हो गया तांबा। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है। जीतल भी चांदी था, जीतल क्या था, तो जीतल तांबे का था, ठीक है ना, जीतल तांबे का था यहाँ पर और ससगनी चांदी का था, तो चांदी चांदी तांबा, ठीक है। चलिए भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। भारत में कागज़ का प्रारंभ, देखिए विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था, ठीक है ना, और भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर 12वीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है। तबकात ए नासिरी, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि मिनहाजुद्दीन सिराज था, तो मिनहाजुद्दीन सिराज राइट आंसर हो जाएगा, या मिनहाज उस सिराज, दोनों तरीके से आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, अब चलिए सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे, ठीक है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों के द्वारा कब पराजित हुआ था। मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्य वंश जो थे उनके राजाओं के द्वारा कब पराजित हुआ था, तो 1178 में, ठीक है ना, 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था इसने और इस समय गुजरात का अंहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था, ठीक है ना, मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था, मूलराज द्वितीय, ठीक है ना, मूलराज द्वितीय था, ठीक है ना। और उसने अपने भाई भीम द्वितीय को सेनापति बना करके भेजा और साथ में उसकी माता नायका देवी भी थी। माउंट आबू पर्वत के पास कासहद के मैदान में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था, ठीक है, और यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार थी। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो था ये टीपू सुल्तान और मराठा के मध्य नहीं हुआ था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था ना, पानीपत का दूसरा युद्ध ये किसके मध्य हुआ था, बताइए। देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और किसके द्वारा, हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू के द्वारा, हेमू के साथ अकबर और हेमू के बीच में हुआ था जिसमें अकबर जीत गया था। तो ये सही नहीं दिया गया, बाकी आप देख सकते हैं ये सब सही दिए गए हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था। 68वीं बीपीएससी का प्रश्न है, तो ये किया जाता था गांव के सरपंच के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि तबकात अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है, तबकात अकबरी। अच्छा अकबरनामा जो है यहाँ पर किसकी है, अबुल फजल की है, और तबकात अकबरी किसकी है ये आपसे पूछा गया है। तो तबकात अकबरी जो है ये निज़ामुद्दीन अहमद की है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, निज़ामुद्दीन अहमद की है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था। किसने नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था, किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास में, तो ये कृष्णदेव राय थे, ठीक है ना। ये तुलुब वंश के शासक थे, ये किस वंश के थे, तुलुब वंश के थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक इनको माना जाता है और कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागालंबा के नाम पर, ठीक है ना, इनकी माता का नाम है नागालंबा, इन्हीं के नाम पर जो है विजयनगर के पास इन्होंने जो है आपका नागलमपुरम, जिसे वर्तमान में नागलपुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है, तो कृष्णदेव राय। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था। द्वार समुद्र, बताइए
मलिक काफूर को नियुक्त किया था और द्वार समुद्र की राजधानी होयसल थी। कहाँ पर थी? होयसल थी। होयसल यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। मलिक काफूर को नियुक्त किया था इसने, ठीक है। और होयसल की राजधानी द्वार समुद्र, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी, ठीक है ना, द्वार समुद्र। तो ये होयसल की राजधानी है द्वार समुद्र, मैंने शायद उल्टा बता दिया आपको। और वहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। दक्षिण भारत की संपूर्ण विजय का श्रेय इसी मलिक काफूर को जाता है। चलिए, किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरक्को की यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो ये मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, और यह आया था किसके शासनकाल में? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इसकी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में, जो रहला है, अरबी भाषा में लिखा है रहला इसने, उसी में जो है इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रेहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो दक्षिणी बनता है। फतेहपुर सीकरी में स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। और फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। चलिए, उसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो फ्रेंड्स, ये इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी से। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा है, जो कि एक के बाद एक सत्ताहीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी दरबार में नहीं गए थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया था, और यहाँ तक कि उन्होंने जो आपके ये शेख थे, शेख के सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से प्रयत्न किया था, किंतु उस शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है, तो वो अजूधन चले गए। और इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया था। और दूसरी तरफ अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी, तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊँगा, ठीक है ना। और उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पर, और वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। देखिए, 12 मासा की रचना किसने किया है? तो फ्रेंड्स, मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है, ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है 12 मासा की रचना, ठीक है। पद्मावत, अखरावट, ठीक है ना, आखिरी कलाम इन्हीं की रचना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पानीपत की युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आपको याद होगा, 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और बाबर जीत गया था, और भारत में मुगल सत्ता की इसने नींव रखी थी। और ये जो तुगलमा प्रथा था, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से जो है कम थी, फिर भी उसने कुशल सैन्य नीति के चलते विश्वश्री अपने वर्ण किया था, उसने मतलब जीत दर्ज किया था। और इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभवशून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था, जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता और बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुजुके बाबरी, तो देखिए, तुजुके बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना, तुजुके बाबरी को। और ठीक है ना, याद रखिएगा, तुर्की भाषा में। चलिए, तो यहाँ पर तुर्की हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? चुनार दुर्ग पर हुमायूं ने तो 1532 में इसने किया था, ठीक है ना। और इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा था, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लिया। और इसका अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया, और 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स, ये हाजी बेगम ने करवाया था, ठीक है ना। किसने करवाया था? हाजी बेगम ने करवाया था अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में, ठीक है ना, दीन पनाह जिसको कहा जाता है। चलिए, और इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास, ठीक है ना, यानी कि यह एक ईरानी वास्तुकार था, मीरक मिर्जा गियास, इसने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका हाजी बेगम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हुमायूंनामा की रचना किसने किया है? तो आपको पता है, गुलबदन बेगम ने। चलिए, उसके बाद देखिएगा, हुमायूं द्वारा लड़े गए ये 4 प्रमुख युद्ध हैं, तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं, बताइए। तो सबसे पहले होता है कौन सा युद्ध? तो सबसे पहले होता है आपका देवरा का युद्ध, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन सही है। देवरा का युद्ध होता है 1532 में, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध 1539 में। उसके बाद होता है आपका
कन्नौज का युद्ध। कब? तो 1540 में। बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है इसको, और सरहिंद का युद्ध होता है आखिरी में 1555 में। तो ये क्रम आपका सही दिया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? हजरत आला की उपाधि, तो शेरशाह सूरी ने, ठीक है ना, हजरत आला की उपाधि धारण किया था। क्लियर है? चलिए, और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद इसने शेरशाह की उपाधि धारण कर लिया था। तो शेरशाह सूरी हो जाएगा। चलिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बीपीएससी का बार बार पूछा जाता है। तो सासाराम में। उसके बाद देखिए, हल्दी घाटी की युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये हकीम खान थे। ठीक है ना, हकीम खान थे। ठीक है, और मुगल सेनापति मानसिंह और असफ खां थे। ठीक है, हकीम सिंह। और हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था, हकीम खान थे। हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। इसमें अकबर जीत गया था। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, ठीक है ना, ये सब समाप्त किया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। ठीक है ना, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। तो यहाँ पर देखिए अकबर राइट आंसर होगा। देखिए, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो फ्रेंड्स, ये मिला लिया था 1576 में। ठीक है ना, 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खान और हुसैन कुली खान ने मिल करके दाऊद को पूर्णतः पराजित कर लिया, और इस प्रकार से 1576 में बंगाल और बिहार पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिल गए थे। 1576 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो ये हुआ था सन 1600 ईस्वी में, और उसमें अकबर का शासन था। तो अकबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, अबुल फजल हैं। ठीक है ना, अबुल फजल हैं। ये आपको ध्यान भी होगा, अबुल फजल। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है ये नूरजहाँ ने बनवाया था। ठीक है ना, नूरजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, नूरजहाँ ने बनवाया था। चलिए, नूरजहाँ ने बनवाया था। और ध्यान रखिएगा, यह आगरा में है, यमुना नदी के तट पर स्थित है, और एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है यह। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनकारी यानी कि पित्रादुरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्राचीनकारी है पित्रादुरा, ये दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़ करके फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। और आपको ज्ञात होगा कि भारत में पित्रादुरा नामक एक जड़ाऊ कार्य जो है सर्वप्रथम इत्मादुद्दौला के मकबरे में किया गया था, जो अभी मैंने बताया था। और नूरजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था, मैंने अभी आपको तुरंत बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि मध्यकाल में बटाई शब्द जो था इसका अर्थ क्या था? बटाई शब्द का अर्थ क्या होता था? तो बटाई जो था एक तरह का लगान निर्धारण का एक तरीका था। ठीक है ना, बटाई एक तरह का लगान निर्धारण का एक तरीका था। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो देखिए, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो फ्रेंड्स, ये अकबर ने बनवाए थे। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? बताइए, दस्ताने अमीर हमजा, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये आपका अब्दुल समद जो थे, अब्दुल समद, और यहाँ पर देखिएगा मीर सैयद अली, इन दोनों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका आंसर एक से अधिक होगा। ठीक है ना। चलिए, देखिए हुआ था क्या कि बदावनी और शाहनवाज खान के अनुसार ये जो आपका दस्ताने अमीर हमजा था, ठीक है ना, इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे, और पहले मीर सैयद अली और बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। तो इन दोनों का नाम होना चाहिए। चलिए, देखिए, यूरोपीय चित्रकारी, यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था अकबर के समय में। ठीक है ना, अकबर के समय में, ध्यान रखिएगा, अकबर के समय में। और दरअसल जो है अकबर के समय दशामन जो थे ये अग्रगणी चित्रकार थे, ये आपको याद होगा। और जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि दसवंत और बसावन, अभी मैंने दसवंत को बता दिया ना, ये किसके समय के थे? तो अब आप इजीली बता दीजिएगा, अकबर के समय। बसावन का भी नाम याद रखिएगा। चलिए, देखिए, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो किसके शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये जहांगीर के शासनकाल को। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जब्ती प्रणाली की उपज थी, जब्ती प्रणाली,
मतलब किसकी उपज थी, तो जब्ती प्रणाली ये अकबर की उपज थी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जब्ती प्रणाली अकबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका अतिरिक्त अकबर के समय में जो है दहसाला आईने दहसाला जैसी भू राजस्व प्रणाली भी प्रचलित थी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये विलियम फिंच का है, यह कथन विलियम फिंच का है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पैलेस ऑफ 40 पिलर्स, ठीक है ना, 40 स्तंभ युक्त मंजिल। चलिए उसके बाद देखिए कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान, तो कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है, यहाँ पर जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। चलिए दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था, तो दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जो है जहांगीर ने चलाई थी, ठीक है ना, दो अस्पा और सिंह अस्पा, तो यहाँ पर देखिए दो अस्पा जहांगीर ने चलाया था। देखिए ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो फ्रेंड्स ये क्या था, ईरान के शाह और जो मुग़ल शासक थे उनके बीच कंधार था, ठीक है ना, कंधार राज्य ईरान के शाह और मुग़लों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुग़ल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय था, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। चलिए जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली का इसी ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, तो फ्रेंड्स A.L. श्रीवास्तव ने कहा है, ठीक है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था, तो ये था आपका दारुल इस्लाम, ठीक है ना, दारुल इस्लाम, याद रखिएगा दारुल इस्लाम था, तो यहाँ पर देखिए दारुल इस्लाम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दारुल इस्लाम, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दारुल इस्लाम। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, 1666 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, पटना में, ध्यान रखिएगा 1666 में पटना में इनका जन्म हुआ था। चलिए और 1708 में इनकी मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी, 1708 में। देखिए मुगल प्रशासन में मुहतबिस था क्या, बताइए मुहतबिस था क्या ये, तो फ्रेंड्स ये जो था मुहतबिस एक तरह का लोक आचरण अधिकारी था, ठीक है ना, एक तरह का लोक आचरण अधिकारी था यह, ठीक है, जो कि इसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुगल शासन में मदद मास इंगित करता है, मदद मास, तो यह एक तरह का जो है आपका विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि थी, टैक्स फ्री लैंड था यह, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, अच्छा पहला मुगल शासक पूछता तो कौन होता, शाहजहाँ था, क्योंकि शाहजहाँ ने ही मयूर सिंहासन को बनाया था, तख्ते ताउस इसको कहा जाता है, और अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला था, ठीक है ना। और आपको पता है कि नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया और अपने साथ जो है ये तख्ते ताउस लेकर के चला गया था और कोहिनूर भी लेकर के चला गया ईरान। चलिए निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दखल नहीं होने दिया था, तो फ्रेंड्स ये शाह आलम द्वितीय था, ठीक है ना, शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, तो चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह थे, ठीक है, और पद्मिनी इनकी पत्नी का नाम आपको याद ही होगा। चलिए मुगल प्रशासन में मुख्य काजी क्या था, मुख्य काजी, तो मुख्य काजी जो था ना ये आपका एक तरह का आपका न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश था, ठीक है ना, चीफ जस्टिस जिसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए भारत में मुगल वंश का संस्थापक, तो मैंने आपको बता दिया मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बताइए बाबर था, ठीक है ना। चलिए खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, खिलजी वंश का प्रथम शासक, तो फ्रेंड्स ये था जियाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, जियाउद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किया था। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है ना। चलिए 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो मैंने आपको बताया था कि 1539 वाला कौन सा युद्ध हुआ था, बताइए 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, और 1540 में बेलग्राम का युद्ध हुआ था, क्लियर।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हो गया, अली गौहर का। तो फ्रेंड्स ये 1759 में बिहार पर आक्रमण किया था अली गौहर ने, और पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री में राज्याभिषेक करवाया था अपना, और अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा था। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और इसी के समय जो है आपका पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिएगा कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक है, इसकी रचना किस महान संत ने किया था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये किया था आपका किसने, दरिया साहब ने। ठीक है ना, दरिया साहब ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत किया था, नौरोज़ की शुरुआत। तो नौरोज़ जो था ना एक तरह का ये आपका ईरानी त्यौहार था नौरोज़, और इसको मनाने की प्रथा का आरंभ बलबन ने किया था। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। और बलबन ने ही जो है अपने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की भी शुरुआत किया था। ठीक है ना, सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था। ठीक है ना, तो बलवन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था, 69th बीपीएससी का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इन्होंने बताया उत्तर भारत में। ठीक है ना, उत्तर भारत में। ठीक है, उत्तर भारत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फतवाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी 69th बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो इसको लिखा है ईश्वर दास नागर ने। ठीक है ना, किसने लिखा है, ईश्वर दास नागर ने लिखा है। चलिए देखिए कथन दिया गया, विचार करना है और फिर में से कौन सा कथन सही, यहाँ से नीचे से आपको चुन करके बताने हैं। ठीक है, 69th बीपीएससी का क्वेश्चन है, बताइए कौन सा इसमें सही दिया गया है। देखिए भारत में बाबर के आगमन के कारण देखिए उपमहाद्वीपों में बारूद का आगमन हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना तो प्रसिद्ध प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई थी और तोपों की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 और 4 यानी कि ऑप्शन 1 राइट आंसर ए होगा, 3 और 4 ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तैमूरिड राजवंश। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था। तो फ्रेंड्स ये सूरत का, देखिए 69th बीपीएससी है, सूरत का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो ये हुआ था आपका तालीकोटा का युद्ध। ठीक है ना, जिसको कि राक्षसी तंगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है, और यह युद्ध 1565 में हुआ था। विजयनगर के पतन का कारण इसको माना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन इलाही किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। पूरे 110 क्वेश्चन है इस बुक में, घटना चक्र 2024 70वीं बीपीएससी के लिए मेडाइवल हिस्ट्री में। तो मैंने पूरे प्रश्न आपको कवर करा दिए हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा, और इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था।